नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल स्वागत करते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन सी क्लास जो कि जीके जीएस की है। और दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा के लिए हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं और आज हमारा 18वां क्लास है। जी हाँ, अब तक 18-17 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसका प्लेलिस्ट भी बना है, आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन दे रहा हूँ। और दोस्तों ये पूरे परीक्षा पैटर्न पर ही मैं चल रहा हूँ। आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डेली रात के 8:30 बजे आपको मिलती है। और मैं अभी तक कंटिन्यू रहा हूं और आगे परीक्षा तक आपको ये क्लास लगातार मिलती रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। शेयर जरूर किया करें मेरे सपोर्ट के लिए। और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग देखिए बेल बटन नहीं दबाते हैं तो बेल बटन को ऑल पे कीजिएगा। नहीं, बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टीम को बोल दिया है, पूरा अपडेट कर दिया है, वहां से आपको मिल जाएगी। और एक चीज और मैंने अपडेट करा है, आप लोग की जो डिमांड थी कि सर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो दिला दीजिए, कि जो भी देखिए पिछले साल के जो परीक्षा 2019 में जो पेपर हुआ है वो हम लोग को अवेलेबल करा दीजिए। दोस्तों एप्लीकेशन के इस सेक्शन में देखिए प्रीवियस ईयर का एक मैंने सेक्शन बनवाया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर का। इसमें मैंने देखिए 19 के पेपर सेट 10, 9, 8, 7, 10 सेट तक डलवा दिया है टीम को बेल के। लगातार वो 19 के जितने भी शिफ्ट में पेपर हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे डलवा देगी, तो उससे आप रिवीजन कर लोगे क्योंकि इसमें आंसर भी दिया हुआ है ना। ये देखिए आंसर के साथ सारी चीजें इसमें आता है, तो ये आपको वहां पर मिल जाएगा। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है तो हमारा नंबर है 7307 648 748। इस नंबर पे आप रेलवे एग्जाम लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए इसे सेव कर लीजिएगा, स्टडी इन हिंदी के नंबर से या फिर ओम जायसवाल के नंबर से, कोई भी नंबर से। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पूरा देखिएगा क्लास ध्यान से लास्ट तक। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, पहले था जो कि जो हमारे पुरानी सरकार थी उसको गिरा के बीजेपी ने नई सरकार बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकनाथ शिंदे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। और मैंने देखिए आपके लिए अपडेट करवा दिया है, सारे राज्यों का आपको इसी तरह मिलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट जैसे क्या क्या आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। अगर आपसे पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र राज्य का गठन दोस्तों कब हुआ था, तो 1 मई सन 1960 को, पहला क्वेश्चन। दूसरा हमसे पूछता है कि महाराष्ट्र में कुल कितने जिले हैं, तो महाराष्ट्र में कुल 36 जिले हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा दोस्तों पूछेगा कि लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा की सीटें यहाँ पे क्या हैं, तो देखिए 48 यहाँ पे लोकसभा की सीटें हैं, 19 यहाँ पे राज्यसभा की सीटें हैं और 288 आपको विधानसभा की सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ये हमसे प्रश्न पूछता है। देखिए इसके बाद हमसे पूछेगा मुख्यमंत्री कौन है, तो आपको पता है एकनाथ शिंदे। साथ ही उस राज्य का गवर्नर भी आपको याद होना चाहिए, तो उस राज्य के दोस्तों गवर्नर कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपको सभी राज्यों का मैं आपको बताऊंगा। और शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पार्टी भी आपसे पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, अगर आप लगाए होंगे तो आपको आपने देखा होगा। दोस्तों कौन सा वो नरसंहार हुआ था? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ना। कब हुआ था? सन 1919। जनरल डायर के आदेश पे निहत्थे बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। उसका अंजाम भी बहुत उसके लिए बुरा हुआ था। जी हाँ, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का एग्जैक्ट डेट कभी कभी आपसे पूछता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे 13 अप्रैल सन 1919 को दोस्तों पंजाब के अमृतसर में यह हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षा में बन सकते हैं ना। तो दोस्तों इस घटना में ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीय सैनिकों पर गोलियां चलाई थी। यह घटना उस समय हुई जब लोग दमनकारी रॉलेट अधिनियम का विरोध कर रहे थे और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग इसमें दोस्तों घायल हुए। अब मैं क्या बोलूं इस पे। इस घटना के बाद जन आक्रोश हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए एक हंटर आयोग का गठन किया था। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। इस घटना के बाद क्रांतिकारी उधम सिंह ने जनरल माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। यह क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में कि किसने हत्या की थी, दोस्तों उधम सिंह ने। तो सैल्यूट है भैया इनको। ठीक है, देखिए ये तो प्रश्न हो गया इससे जुड़ा। एक प्रश्न और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। जी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट नोबेल प्राप्त विजेता भारतीय कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए 1913 में उनका साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसमें मिला था? तो लिटरेचर में मिला था। किसके लिए मिला था? तो उनकी कविताओं का एक संग्रह था गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ रिंग्स के लिए उनको दिया गया था। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, इसी तरह हम पूरा डिटेल में रिवीजन के साथ पढ़ेंगे क्योंकि मेरा कोर उद्देश्य यही है कि आपको याद हो। बार बार रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते रहेंगे आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइक का बटन सब लोग जरूर दबा दिया करो यार।
इनमें से कौन सी रबी की फसल है? देखिए रबी, खरीफ और जायद की फसलों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, अब नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका, देखिए सरसों जो हो जाएगा ये आपका रबी का फसल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे फसल चक्र जो आपके क्रॉप रोटेशन होते हैं, इनसे प्रश्न आते हैं ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रकार, बुआई कब होता है, कटाई कब होता है, और कौन कौन सी फसलें हैं जो हमसे बार बार पूछी जाती है। तो रबी के लिए देखिए जो महीना होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर का महीना, मतलब हल्का हल्का गुलाबी ठंड चालू होता है, ठीक है, बुआई के समय में। और इसकी कटाई होती है दोस्तों मार्च से अप्रैल के बीच में। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख हैं? तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, ये सारे का दोस्तों बुआई होता है और कटाई होता है। इसी तरह खरीफ की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है, जब भीषण गर्मी पड़ता है। और इसकी कटाई देखिए अक्टूबर नवंबर में होता है, जब थोड़ा बहुत ठंड आता है तब। तो इसमें देखिए आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि बोए जाते हैं। इसी तरह जायद की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई की समय होती है मार्च से अप्रैल के बीच में, और जून से जुलाई में दोस्तों कटाई हो जाती है। कौन कौन से इसमें होते हैं? खरबूज, देखिए तरबूज, ककड़ी, खीरा और अन्य जो सब्जियां होती हैं वही होती हैं। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पूछेगा आप यहाँ से बता देंगे, पीडीएफ में इसका ऐप पे दे दूंगा, वहां से रिवीजन मार लेना एक बार। देखिए रिवीजन करते रहना, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, क्योंकि जीके जब तक आप 4 बार 5 बार नहीं पढ़ोगे आपके दिमाग में घुसेगा ही नहीं। तो इसलिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेते रहना। हिंदुओं में 4 तीर्थ धाम कहा जाता है दोस्तों, वो कौन है? जी हाँ, सबको पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। कौन कौन सा है? देखिए बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर। बद्रीनाथ कहाँ पे है? उत्तराखंड। द्वारका कहाँ पे है? तमिलनाडु, सॉरी द्वारका गुजरात में है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा। रामेश्वर कहाँ पे है? तमिलनाडु। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये है दोस्तों बद्रीनाथ धाम, ये है देखिए जगन्नाथपुरी, ये है दोस्तों द्वारका, और देखिए और ये है दोस्तों श्री रामेश्वरम, कृष्ण की नगरी, द्वारकाधीश, ठीक है, और रामेश्वरम। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा बहुत डिटेल मैंने लिया है। बद्रीनाथ के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड में है और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 3133 मीटर की है। यह भवन भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बद्रीनाथ की यात्रा करने में सबसे अच्छा समय होता है मई से अक्टूबर के बीच में, ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम बर्फ से ढका होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो कि यह मंदिर उड़ीसा के पुरी में है, यह जगन्नाथ भगवान का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बालभद्र की भी पूजा होती है। और पुरी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय होता है दोस्तों अक्टूबर से अप्रैल के महीने तक। रामेश्वरम दोस्तों, यह मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है और रामेश्वरम की यात्रा का जो करने का समय होता है दोस्तों होता है अक्टूबर से अप्रैल। और कृष्ण का देखिए द्वारकाधीश आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इससे इस रिगार्डिंग था। चूहे के मंदिर के नाम से सबसे विख्यात मंदिर कौन सा है? देखिए आपने अक्सर रील जरूर जरूर देखा हो, करणी माता का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन देखिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे थाली में देखिए प्रसाद है, यही प्रसाद भक्तों को वितरित भी किया जाता है। चूहे यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर के जिले में स्थित है ना। तो राजस्थान के कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसमें देवी करणी माता की मूर्ति स्थापित है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में देशनोक में स्थित है। करणी माता का जन्म चारक क्षत्रिय कुल में हुआ था। यह मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है ना। तो चूहों को यहाँ पे वरीयता दी जाती है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा कोर्स मैंने लॉन्च किया है, लगातार इसमें मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो अगर आपको जीके जीएस में लगता है डर, तो आ जाइए, जुड़ जाइए इस कोर्स से, क्योंकि दोस्तों सीबीटी 1 है 40 प्लस आपका 50 सीबीटी 2, इस पूरे नंबर्स को ये टारगेट करता है कोर्स, और आने वाले सभी रेलवे एग्जामिनेशन को टारगेट करने वाला है। क्योंकि जीके जीएस दोस्तों एक्सपर्टीज है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको सब कुछ दूं, इससे बाहर आपका जाए ही ना। तो ये कोर्स दोस्तों आप ले सकते हैं, पेड जो हमारा कोर्स है उसी में। इसमें मैं पूरा आपको कवर करा रहा हूं, जीके के सारे टॉपिक, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक, करंट अफेयर्स पूरा टॉपिक वाइज 2023-24, और मंथली करंट अफेयर्स भी आपको 23-24 दूंगा, इंक्लूडिंग सारे क्लासेस के पीडीएफ और एक्स्ट्रा नोट्स मैंने बहुत सारे डाल दिए हैं, क्लासेस बहुत सारे डाल दिए, आप जाके देख सकते हैं। साथ ही एक और आपकी डिमांड थी टेस्ट सीरीज, तो इसमें आपको मैं 50+ टेस्ट सीरीज भी दूंगा, ये सभी डिटेल के साथ। तो पूरी मेहनत लग रही है, क्योंकि एक ही कोर्स लॉन्च किया तो दबा के उसमें चीजें आपको देना है, जिससे कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसे आप जरूर से ले लीजिएगा, ऐप के पेड कोर्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? अक्सर सर्वप्रथम की बात की जा रही, सबसे पहले राष्ट्रीय जो हमारा कांग्रेस है इसके अधिवेशन पूछे जाते हैं। तो सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी, बदरुद्दीन तैयबजई। अब यहाँ पे मैंने सारे अधिवेशन और उसके अध्यक्ष दिए हैं, तो बहुत लंबा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए बंबई अधिवेशन याद रख लीजिएगा 1885, ठीक है। उसके बाद देखिए कलकत्ता हुआ था, फिर मद्रास हुआ था, कब हुआ था? सन 1887 में, ठीक है। और इसी में देखिए थे बदरुद्दीन तैयबजई जो थे।
ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। एक दोस्तों हमारा आता है 1924 का बेलगांव अधिवेशन, इसमें अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, ये बहुत बार पूछा है। 25 का देखिए कानपुर अधिवेशन, जो कि सरोजनी नायडू थी। ऐसी तरह से सारे देखिए आपको मैंने यहाँ पे दे दिया है, आपको एक बार रिवीजन करना है तो ऐप खोल के रिवीजन कर लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? जितने भी प्राचीन संगठन हैं उनसे प्रश्न आता है, उसका फॉर्मेशन का डेट नहीं तो सन, और किसने किया था वो आता है। जैसे आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों किया गया था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाएगा तो सन 1875 ईस्वी में किया गया था, 1875 ईस्वी में। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, और ये दोस्तों किया गया था आपका 1897 में। फिर आपसे पूछेगा ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था सन 1828 में। आत्मीय सभा, बहुत बार ये भी प्रश्न आया ना, तो आत्मीय सभा जो है ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया है सन 1815 में। प्रार्थना समाज मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, इसके जो संस्थापक हैं वो है आत्माराम पांडुरंग सन 1867। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओव्यूम अभी मैंने बता दिया है 1885। गदर पार्टी दोस्तों तो सोहन सिंह भाकना सन 1913। ये दोस्तों है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQS। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ये पिछले परसों में आपके बार बार ये प्रश्न रेलवे में पूछा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियां दोस्तों किसके किसके बीच में स्थित है? जी हाँ, यहाँ पे तो दो तीन घाट का नाम आप लोग जानते हैं, पाल घाट, भोर घाट का है, महाराष्ट्र घाट महाराष्ट्र में है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन में, देखिए पाल घाट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे हमसे पूछेगा कि महाराष्ट्र के जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, तो भोर घाट और थाल घाट, दो याद रखेंगे। ठीक है, तो भोर घाट और आपका देखिए थाल घाट, ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। और केरल में कौन कौन से हैं? तो केरल में हो जाएंगे भैया पाल घाट और सेनकुट्टा। ठीक है, तो पाल जो है वो केरल में है, बाकी भोर और थाल जो है वो महाराष्ट्र में। इसमें कंफ्यूजन रहता है तो आपका दूर हो गया ये। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? देखिए हिमालय की श्रेणी और पर्वत श्रृंखला, इससे भूगोल का है प्रश्न आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे हालांकि अगर आपको पता है तो आप बता देंगे कि मैकाल इसका सही आंसर होगा, अगर पढ़े होंगे तो सही आंसर हो जाएगा देखिए मैकाल ही। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए हिमालय के 3 भाग हैं, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो भारत का भाग नहीं है ना, भारत में हिमालय का भाग नहीं है, वो ज्यादातर चाइना और तिब्बत में है। तो हमारे यहाँ है देखिए महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, जिसे हम लोग बृहद हिमालय, लघु मध्य हिमालय और लघु हिमालय भी कहते हैं। और जो शिवालिक हिमालय है ये इनकी जो मिट्टियां पाई जाती है वो भरभरी होती हैं। अक्सर लैंडस्लाइड जो होता है उत्तराखंड आप सुनते हैं ना, तो जी हाँ वो उसी का है। और हिमाचल में आप बहुत मतलब रेयर होता है, तो ऊपर वाला जो है वो थोड़ा ठस है, और जो महान हिमालय है एकदम रॉक है वो। इसी तरह देखिए ये है आपका अरावली रेंज, और पूर्वांचल जो है दोस्तों हमारा मैकाल श्रेणी में आता है। और देखिए बीच में आपकी विंध्य की श्रेणी है जो कि MP तक है। इसके बाद जो इधर है देखिए सतपुड़ा का श्रेणी है, और ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। इसी में इसका पूरा जो कि परिवर्तन वो किया गया, डायवर्जन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पे है? तो भारत कौन से स्थान पे है? भारत देखिए है आपका 7वें स्थान पे। अर्जेंटीना कौन से स्थान पे है? अर्जेंटीना 8वें स्थान पे। ब्राजील दोस्तों कौन है? तो ब्राजील है 9वें स्थान पे, सॉरी ब्राजील है 5वें स्थान पे। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 से 7 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक ट्रिक है, मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से। ये क्या है दोस्तों? रुक चीन अब आया भारत, रुक जा चीन अब भारत आया। इसमें क्या है दोस्तों? रू हो गया आपका रूस के लिए, क हो गया आपका कनाडा के लिए, चीन हो गया चीन के लिए, अ हो गया अमेरिका के लिए, ब हो गया ब्राजील के लिए, आया हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए, और भारत हो गया भारत के लिए। तो पहले स्थान पे है देखिए सबसे बड़ा क्षेत्रफल शायद रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है चाइना, चौथे स्थान पे है अमेरिका, और 5वें स्थान पे है देखिए आपका ब्राजील, और आया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और देखिए भारत हो गया 7वें स्थान पे। ये सातों होना चाहिए। अब देखिए अमेरिका है जो एक देश है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, ये है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कॉन्टिनेंट नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अमेरिका लिखा है तो अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये एक देश की बात की जा रही है। ठीक है, जो कि चौथे स्थान पे हो जाएगा। विटामिन E से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? हाँ, तो कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ही होगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। विटामिन क्या है? विटामिन E है ना, हाँ ठीक है, सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 टोकोफेरॉल।
अब यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, मैंने केमिकल नाम आपको दे दिया है, कई बार पढ़ा चुका हूं, तो बार बार आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। विटामिन ए क्या हो जाएगा, देखिए रेटिनॉल हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी क्या हो जाएगा, एस्कार्बिक एसिड। डी क्या हो जाएगा, कैल्सीफेराल। ई क्या हो जाएगा, टोकोफेराल। और के क्या हो जाएगा, फिलोक्यूनोन। और उनसे होने वाले रोग कौन कौन से, हाँ देखिए, ए से होता है आपका रतौंधी, बी से होता है आपका बेरी, ये बी कॉम्प्लेक्स पूरा यहां तक है, ये पूरा देखिए। इसमें से देखिए पेलाग्रा बहुत बार पूछा हुआ है, एनीमिया पूछा हुआ है। इस तरह सी देखिए स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से जनन शक्ति में कमी, और के देखिए ब्लड क्लॉट करता है। तो इसका रिवीजन आप पीडीएफ से मार लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 1 नंबर का आपसे जरूर से विटामिन से पूछ लेता है। तो आपका रासायनिक नाम पता होना चाहिए, किसकी कमी से होता है, किसमें प्रचुर मात्रा में मिलता है, 3 चीजें आपसे पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली जनगणना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, लास्ट कब हुई थी, तो देखिए लास्ट हुई थी 11 में, ठीक है। एक तो ये हो गया, कितने वर्षों में होती है जनगणना, ठीक है, ये आपसे पूछता है। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में होती है। हालांकि हमारा 2021 में हो जाना चाहिए, लेकिन कोविड की वजह से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखिए आंसर हो जाएगा 1872, ठीक है। तो 1872 आप ये याद रखिएगा। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा बनाए गए कुछ ई बुक्स हैं जो 100% आप सभी के पास होने चाहिए। जैसे मैथ, देखिए मैथ का यहाँ पे 500 प्रश्न है विद सोल्यूशन, सुपर गेस्ट क्वेश्चन फॉर द एनटीपीसी परीक्षा। आप इन 500 प्रश्नों के परीक्षा से पहले पहले लगा डालिए, आप लेके 20 30 10 जो भी जितना भी आपको समय मिल रहा है आप इसको लगाते रहिए, पूरा परीक्षा से पहले खत्म कर दीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है, और जीके को पूरा टॉपिक वाइज पढ़ना है, तो मोस्ट रिकमेंडेड है ये दोस्तों, टॉपिक वाइज सभी टॉपिक हैं, 70 टॉपिक इसमें है, इसीलिए मैंने इसका नाम ऑल इन वन रखा है। किसी भी परीक्षा में आपको ये हेल्प करेगा ये बुक। और तीसरा दोस्तों, स्ट्रैटेजी के 2500 प्रश्न विद डिटेल, अब तक जो प्रश्न पूछे गए ये तीनों आपको हमारे ऐप के ई बुक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ले लिया है, आप अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो आप हिस्ट्री का ले सकते हैं जो कि फ्री में आप यहाँ पे जाके इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कंप्लीट हिस्ट्री है। 2-3 बुक और बना रहा हूँ, जैसे पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, करंट अफेयर्स का, टॉपिक का, वो भी आपको बहुत जल्द यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। और क्लास पीडीएफ का सेक्शन देखिए, क्लास पीडीएफ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ पे सबका सेक्शन बना हुआ है, आप वहां पे देख सकते हैं। नागासाकी दिवस 2024 किस दिन मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। जी हाँ दोस्तों, हिरोशिमा जो है और नागासाकी क्रमशः 2 जगहों पर परमाणु बम गिराए गए थे, उनके नाम भी हैं। ये भी प्रश्न पूछा है कि उसका नाम क्या था जो हिरोशिमा पे गिरा था, उसका नाम क्या था जिस जो नागासाकी पे गिरा था। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में हो जाएगा देखिए 6 अगस्त को, 9 अगस्त को। देखिए ये है हिरोशिमा का, नागासाकी पूछा है, तो हिरोशिमा का जो है बम गिराया गया था 6 अगस्त को, और 9 अगस्त को देखिए गिराया गया था नागासाकी, ठीक है, नागासाकी में। एक बार इस पे देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कब, 1945 में। देखिए जो लिटिल बॉय नाम का था वो 6 अगस्त को गिराया गया था, मतलब हिरोशिमा पे गिराया गया था। यह परमाणु बम 6 अगस्त को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे गिराया गया था। यह एक यूरेनियम बंदूक प्रकार का बम था, इसमें यूरेनियम 335 के एक टुकड़े को दूसरे में फेंका गया था। इस बम के विस्फोट से लगभग 15 किलो टन बल पैदा हुआ। इस बल को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डलानो रूजवेल्ट के नाम पर रखा गया था, ठीक है। लिटिल बॉय जो था, ठीक है, लिटिल बॉय जो था वो 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा था। उसके बाद दूसरा जो गिरा था उसका नाम रखा गया था फैट मैन, ठीक है। यह परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। इस बम को देखिए विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर ये 2 परमाणु हमले किए थे। इस हमले में करीब 1,25,000 जापानियों की मौत हो गई थी। बाप रे बाप, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनका नाम भी याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व आदिवासी दिवस 2024, मैं अगस्त महीने का सब कई बार बता चुका हूं, तो आप फट से बता दीजिएगा भैया। 9 अगस्त को दोस्तों हम लोग मनाते हैं। यह 3 आदिवासी लोगों की संस्कृति सभ्यता यह दिन होगा, उनकी उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान को सराहना करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 2024 का विषय जो था शैक्षिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों को अधिकार की रक्षा, ये थीम था। अब बाकी आपको मैंने यहाँ पे देखिए लगातार बताया है, आप अगर पुराना क्लास ले रहे होंगे तो आपको याद हो चुका होगा ना, नहीं याद होगा फिर से रिवीजन करते हैं। स्तनपान दिवस अगस्त महीने में 1 से 7, वर्ल्ड वाइड WWW दिवस 1 अगस्त, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व आदिवासी दिवस देखिए कई बार बताया मैंने ना, यह है आपका 9 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, हथकरघा दिवस 7 अगस्त, जेवेलियन थ्रो दिवस 7 अगस्त, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, शेर दिवस 10 अगस्त, विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त को।
निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये तो क्वेश्चन है भैया इकोनॉमिक्स से। तो देखिए पुजारी का तो नहीं है ना, यहाँ पे टोकरी और बुनकर वाले का देखिए प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, माली जो है, कुम्हार जो है, लेकिन पुजारी का यहाँ पे नहीं है। तो इस क्वेश्चन देखिए डी आंसर हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर में इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे गए, आप उठा के देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने दे दिया है आपको। किस देश में 1 जनवरी 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करने की घोषणा की है? दोस्तों ये सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। क्रोएशिया ने देखिए शुरू किया है फिर से सैन्य सेवा। अब इसकी राजधानी पूछेगा तो दोस्तों ये हो जाएगा जगरेब, और इसके राष्ट्रपति पूछेगा तो जोरन मिलानोविक। ठीक है, और यूरो यहाँ की करेंसी है, तो ये याद रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा इसका। हाल ही में फाइनेंस पत्रिका द्वारा किसको नेतृत्व के लिए A+ की रेटिंग दी गई है? फाइनेंस पत्रिका द्वारा नेतृत्व के लिए किसे दी गई है? दोस्तों ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। दोस्तों ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। ठीक है, आरबीआई के 24वें गवर्नर हैं तत्कालिक। तो इन्हीं को देखिए A+ रेटिंग मिली है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दूसरे वर्ष A+ रेटिंग प्राप्त करने वाले 3 वैश्विक केंद्रीय बैंक के गवर्नरों में से एक हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, और निर्मला सीतारमण तत्कालिक हमारी वित्त मंत्री हैं। ठीक है, घूमर लोक नृत्य बहुत इजी है, फटाक से बता देंगे आप कि ये दोस्तों राजस्थान का है, लेकिन राजस्थान के कुछ और इंपॉर्टेंट है ना, जैसे बहुत सारे हैं। भवाई नृत्य है, गैर है, तेरह ताली है, अग्नि है, घूमर है, कच्छी है, घोड़ी ढोल नृत्य, गीदड़ नृत्य, चरी चकरी नृत्य, गरबा नृत्य, बूम नृत्य और लूर नृत्य। ये सारे नृत्य भी राजस्थान से ही संबंधित हैं। अब इसमें मैंने कुछ डिटेल्स आपके लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, बता देता हूं, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है ये। घूमर कालबेलिया, ये बहुत बार प्रश्न आया है। ठीक है, घूमर और कालबेलिया, बाकी आप पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डिटेल ले लिया है। जैसे कालबेलिया में क्या होता है, यह नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस तरह से भवई क्या होता है, यह नृत्य आमतौर पर राज्य में कालबेलिया, जाट, मीना, भील और कुम्हार आदिवासी के समुदायों संबंधित महिलाओं द्वारा किया जाता है ना। इसी तरह सारे आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? भूदान दोस्तों आंख बंद करके आप आंसर करेंगे, विनोबा भावे। डी इज द राइट आंसर। अब जितने भी महत्वपूर्ण आंदोलन है उनका वर्ष आपसे पूछा, जैसे एक दो में इंपॉर्टेंस है, अभी आपको मैंने बताया। देखिए 19 में 3 हुए हैं, कौन कौन से? रौलक अधिनियम, इसी का विरोध किया जा रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हुआ था। ठीक है, इसी तरह 17 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण किया गया था, 16 में मुस्लिम लीग समझौता, 16 में ही होम रूल लीग का निर्माण भी हुआ था, 7 में देखिए सूरत अधिवेशन, 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 5 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, 1920 में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। ठीक है, 22 में चौरी चौरा कांड हुआ था, 27 में साइमन कमीशन बना था, 28 में भारत आया था, 29 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फोड़ा गया था, 29 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, 30 में ही प्रथम गोल सम्मेलन हुआ था, 31 में द्वितीय और 32 में तृतीय भी हुआ था, और गांधी इरविन समझौता भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, बारंबार आते हैं, तो रट लीजिए, रट्टा मार लीजिए पूरा इसको। ठीक है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीती है? तो अब पहले तो एक बार जीता था भाई धोनी वाले में, और अभी जीता है जो कि रोहित शर्मा वाले, मतलब 2 बार हो गया। तो ऐसे और कौन कौन सी टीमें हैं? तो देखिए इंग्लैंड, भारत और वेस्ट इंडीज, ये 3 ऐसी टीमें हैं जो 2-2 बार जीती हुई। वहीं पाकिस्तान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब 1-1 बार जीता है, और इस वर्ष भारत ने अपना दूसरा जो कि T20 पुरुष चैंपियनशिप जीता है क्रिकेट। भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहां पे है? दोस्तों फैजाबाद। एक क्वेश्चन है इस पे, इस क्वेश्चन ये है कि इसका नया नाम क्या है, और ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे भैया कि इसका नया नाम क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया? मैंने आपको बोला था कि ट्रॉफियां और उनसे संबंधित खेल आपसे जरूर पूछेगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा, देखिए वीसी राय ट्रॉफी और फुटबॉल। यहाँ पे देखिए सारा, जैसे थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है, उबर कप बैडमिंटन से है, डेविस कप देखिए टेनिस से है, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से है, ईरानी क्रिकेट से है, ध्यानचंद्र हॉकी से है, रणजी क्रिकेट से है, राइडर कप गोल से है, डूरंट देखिए फुटबॉल से है, बेलन कप देखिए हॉकी से है, राइडर कप पोलो और ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस से संबंधित है। तो इसका भी रिवीजन आपको बराबर करते रहना है, इसमें से 1 नंबर का प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में। किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान
या किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो इसके ऊपर एक मूवी भी आई है, आर्टिकल 15 का मूवी भी है ना, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। 17 क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा छुआछूत का अंत। 19 क्या करता है? हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, पहले 7 देता था लेकिन अब 6, 1978 में इसे बदल दिया गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अनुच्छेद 25 क्या कहता है? हमको धर्म की स्वतंत्रता देता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब 19 के तहत हमको जो 6 स्वतंत्रताएं मिलती हैं वो कौन कौन सी है? सबसे पहला 19A, ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19B, शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता। 19C, संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। 19D, भारत के पूरे क्षेत्र स्वतंत्र रूप से घूमने की आपको आजादी देता है ये। उसके बाद 19E, भारत में किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। 19F हटा दिया गया है, 300A में डाल दिया गया है, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। उसके बाद आपका जी आता है, तो किसी भी पेशे, व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता आपको देता है। तो आर्टिकल नंबर 19 बहुत बार आया है, ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है। ए बी सी डी ई एफ छोड़ के जी, एफ को हटा दिया गया है। चलिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है? तो 32 क्या है? होम रेमेडी, संविधान का हृदय और आत्मा किस आर्टिकल कहते हैं? 32 कहते हैं। ये हमको शिक्षा का अनिवार्य वो देता है। 368 क्या है? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है, संविधान संशोधन है, तो हमारा एलिमिनेट होके बचता है बी, अनुच्छेद 16। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या है? उपाधियों का अंत, ठीक है। अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आज सेशन के, और आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने बताए हैं आप जरूर से ले लीजिएगा ऐप पे। मैथ वाला सबसे इंपॉर्टेंट, साथ साथ जीके लगाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 70 टॉपिक और 2500 क्वेश्चन का ये है, आपको मिल जाएगा हमारे ई बुक वाले सेक्शन में। और हिस्ट्री का ई बुक फ्री है, तो आप जाके इसे लेके पढ़ सकते हैं। और ये हमारा कोर्स है, कंप्लीट कोर्स जीके जीएस का, जिसमें करंट अफेयर्स भी है, जीके भी है, जीएस भी है, सारी चीज आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। आपको मंथली बेसिस पे भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सारे का नोट्स दे रहा हूँ, प्लस टेस्ट सीरीज भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो आप पेड कोर्स सेक्शन में जाके अभी से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो गया है। अभी 3-4 महीना आपके पास है, पूरा खत्म कर दूंगा 3-4 महीने में, तो इतना दे दूंगा कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। नहीं, ऐसा डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं, मतलब आपको सब कुछ मिल जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, किसी प्रकार से अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा ना। और ऐप में ही देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसमें मैंने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल दिए हैं, आप जाके वहां से ले लीजिए, आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलेंगे अगले क्लास में, आपका दिन शुभ होगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।